बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके सिंबल्स हमने देख लिए थे। तो आज हम बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उसकी देख लेते हैं। सो इन दिस सेक्शन वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सिर्फ फ्लो चार्ट की हद तक इसमें डिस्कस करेंगे। सो इन अ फ्लो चार्ट, इनपुट मींस टू गेट डाटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस। ठीक है, जब भी जहां भी फ्लो चार्ट में हम इनपुट लिखेंगे तो उससे मुराद ये है कि किसी इनपुट डिवाइस से या डायरेक्ट यूजर से हम कोई ना कोई इनपुट वहां पे एंटर करवाएंगे एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, और उसको मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। सो अ डाटा इन मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम। जाहिर सी बात है, डाटा को आपको कोई ना कोई नाम तो देना ना मेमोरी के अंदर। सो वी एक्सेस डाटा विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन नेम टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशन फ्रॉम विच रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो जो सारी कैलकुलेशन होती है वो हम उसके नाम पर करते हैं। ठीक है ना, जो भी डाटा हम उस मेमोरी सेल में रखवाते हैं, उस मेमोरी सेल को एक नाम दे देते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल कहते हैं। बहरहाल, चूंकि प्रोग्रामिंग असल में आपके कोर्स में है नहीं, तो इसलिए उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाते। द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड वी प्रिंट द रिजल्ट्स ऑन सम आउटपुट डिवाइसेस। तो हम उनको आउटपुट के तौर पर प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो एग्जांपल्स पढ़ते हैं जी। सबसे पहले अपने जो है सिलेबस को भी सामने रखते हैं। हमारे पास कोर्स में सिर्फ ये 6 हैं जी। ये नजर आ रहा है आपको? एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट 1 है, 4 है, 6 है, 7, 8 और 11। ये हमारे कोर्स में टोटल 6 फ्लो चार्ट है। इनको हम वन बाय वन करके डिटेल से देखेंगे। ले जी, पहले आपको मसले को समझना है, प्रॉब्लम है क्या। वो कह रहा है एक फ्लो चार्ट बनाना है जी टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेन हीट या फॉरेन हाइट टेम्परेचर। ठीक है, फॉरेन हीट ज्यादातर चलता है जी, यानी आपने यूजर से डिग्री सेल्सियस में एंटर करवाना है जो भी टेम्परेचर है, और उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना। अब ये यहाँ तक इस लेवल पर आप लोगों को ये पता तो चल चुका होगा, फिजिक्स में सर ने पढ़ा दिया होगा कि टेम्परेचर को मैयर करने के 3 यूनिट्स हैं, उनमें से 2 ये हैं। एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहीट होता है और एक केल्विन होता है। सो बहरहाल हम यहाँ पर बात करेंगे सेल्सियस में। आपने यूजर से वैल्यू एंटर एंटर करवानी है और उसको कन्वर्ट करवा देना है, जो भी आपका फार्मूला है उसको अप्लाई करवा के। ले जी, इसका फ्लो चार्ट सामने दिया गया है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको पता है टर्मिनल का सिंबल इस्तेमाल होता है, और सिंपल सा। अच्छा, अब इसमें एक और बात मैं यहाँ पर आपको वजाहत से बता दूं कि जनाब सारी स्टोरी इधर लिखी हुई है। ठीक है, स्टोरी तो डिटेल से जितना मर्जी आप उसमें जो है टेक्स्ट यूज करें, लेकिन फ्लो चार्ट जब आपने बनाना है उसके अंदर आपने बड़ी एक जामे सी बात करनी है, एक ऐसी लाइन लिखनी है, एक ऐसा वर्ड लिख देना है कि सारी स्टोरी जिससे समझ में आ जाए। तो हमेशा स्टार्ट और एंड को ऐसे ही लिखा जाता है हर प्रोग्राम में। ठीक है, और स्टार्ट और एंड के लिए सिंबल भी सेम है। तो वो हो गया। उसके बाद सबसे पहले तरीकाकार ये होता है, आपने इनपुट लेनी होती है। तो आपने मैसेज इनपुट के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है? पैरेललोग्राम आपने लगा दिया। और आउटपुट के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है? वो भी पैरेललोग्राम होता है। इनपुट के लिए वर्ड जो है वो नॉर्मली इनपुट ही यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए हम प्रिंट का वर्ड यूज करते हैं। तो मैं आपको पहले दोनों का जो है वो बता रहा हूं, जो मेजर मेजर अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, जो बार बार हर जो है फ्लो चार्ट में यूज करने हैं। सो आपने उसको कहा इनपुट नंबर या सेल्सियस, मतलब जो भी नंबर है वो सेल्सियस में आप, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 25 है, जो भी है वो नंबर जो है वो उसने इनपुट करवा दिया। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए आपको पता है प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है? रेक्टेंगल शेप इस्तेमाल होती है। तो रेक्टेंगल एक शेप, जरा ये बड़ी शेप होगी क्योंकि इसमें आपने फॉरेन हीट का फार्मूला बताना है। सो फॉरेन हीट इक्वल, ठीक है, उसके बाद आपने डिग्री सेल्सियस इनटू 9, 9 से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ब्रैकेट आ गई, उसके बाद डिवाइड करवाना है 5 से, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें +32 ऐड करना है। सो ये कई फार्मूले हैं इसके अंदर। फिजिक्स वाला हो सकता है आपका वो 5/9 यानी 5 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि वो उसमें कुछ और तरीके से दिया गया हो फिजिक्स में। बहरहाल ये भी एक सिंपल सा तरीकाकार है कन्वर्ट करने का। ठीक है, सो ये प्रोसेस आपने बता दिया कि ये प्रोसेस होगा। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगी प्रिंट फॉरेन हीट। तो फॉरेन हीट के अंदर चूंकि ये जो भी नंबर आएगा वो स्टोर किसमें हो रहा है? इक्वल, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वैल्यू जो है फॉरेन हीट एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। तो आपने कह दिया प्रिंट फॉरेन हीट, आउटपुट के तौर पर शो करवा दिया और एंड करवा दिया। सो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा पहला फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। सो आप देखें कि टोटल जो है 5 सिंबल यूज हुए हैं, और उनमें से भी अगर देखें तो ये टर्मिनल सेम एक ही है और पैरेललोग्राम भी एक ही है। तो 3 सिंबल टोटल इस्तेमाल हुए हैं, अगर सिंबलों की शेप के हिसाब से बात करें। ठीक है, तो हमेशा तरीकाकार यही रहेगा, आप स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करवाएंगे, फिर आउटपुट आएगी। ये नहीं आपने कर देना, तरतीब नहीं खराब कर देनी। ये नहीं कि आउटपुट ऊपर आ रही है, इनपुट नीचे आ रही है, प्रोसेसिंग सेंटर में नहीं है। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलें जी। उसके बाद ये हमारा जो है फ्लो चार्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है? जी, तो
एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी हो गई जी। उसके बाद हमारे कोर्स में ये 4 नंबर वाला जो है फ्लो चार्ट, ये हमारे कोर्स में ले जी। इसकी पहले स्टोरी समझते हैं। स्टोरी से मुराद है प्रॉब्लम। हमें करना क्या है? सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम को समझना है, आपने आइडेंटिफाई करना। क्या कह रहा है? टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट है, उस पे आपने इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? इंटरेस्ट मतलब कि शरह सूद आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट किया गया, उसके बाद इनपुट। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज आपको चाहिए, 3 चीजें चाहिए, ठीक है? क्या चीजें चाहिए आपको? अमाउंट चाहिए, अमाउंट कितनी है, रेट, शरह क्या है, ईयर कितने सालों का। यानी कि देखो इसमें डिफरेंट चीजें होती है ना, कि आपने गाड़ी लेनी है बैंक से, तो वो कहेगा जी कि इतनी अमाउंट इतने रेट के साथ इतने सालों में आपने देनी है। तो आपको 3 चीजें जो है बतानी पड़ती हैं। सो आपने तीनों चीजें एक ही जो है वो इनपुट सिंबल के अंदर कॉमा लगा के ले ली। उसके बाद अब आपके पास फार्मूला है, प्लेन इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट इनटू, पहले आप रेट को डिवाइड करेंगे 100 से, फिर इनटू मल्टीप्लाई करवाएंगे ईयर से। यानी कि जितना भी रेट है, 7% है, 11% है, 15% है, जो भी है, उसको 100 से हमेशा डिवाइड कर, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज 100 से हमेशा जो है डिवाइड करते हैं। उसके बाद ईयर और अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लेन इंटरेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपने आउटपुट शो करवानी है, तो आउटपुट के लिए फिर अगेन पैरेललोग्राम इस्तेमाल होती है। प्रोसेसिंग की है ऊपर हमने, तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल शेप इस्तेमाल हो रही है। सो प्लेन इंटरेस्ट आपने आउटपुट शो करवा दिया और एंड कर दिया। ले जी, ये एग्जांपल नंबर 4 भी हमारी जो है अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही सिंपल था ये। अच्छा जी, 4 के बाद अगला नंबर किसका था? 6 और 7, 6 7 8 इकट्ठे ही आ गए हैं जी। ले जी, तो अब हम बात करते हैं 6 की। 6 में क्या हो रहा है जी? टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ले जी, ये तो सबसे ही आसान काम है, सबसे सिंपल। आपने बेस और हाइट मांगनी है। स्टार्ट किया, उसके बाद आपने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम लगाया। इनपुट बेस एंड हाइट, बेस और हाइट आपने मांग लिए। और उसके बाद एरिया आपको पता है, बेस इनटू हाइट से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, प्रोसेसिंग करवा दी, और आउटपुट पे आपने प्रिंट एरिया। जब भी आपने आउटपुट देनी है, उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो प्रिंट है। प्रिंट एरिया, चूंकि मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर एरिया, तो एरिया का नाम आ गया, और उसके बाद हमने एंड कर दिया। ले जी, 6 नंबर जो हमारा फ्लो चार्ट था वो तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान था, ठीक है। ले जी, अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है 6 के बाद, यानी 6 एग्जाम्पल के बाद आगे एक नई चीज आ रही है, कंडीशनल फ्लो। जहां पर भी कंडीशन शो होगी वहां पे डायमंड शेप आएगी, ठीक है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। So, कह रहा है, in following flow charts, we study that a flow between steps can depend upon a certain condition. तो यानी कि flow जो है condition पर depend करेगा. So, if the condition is true, then the flow is different from when the condition is false. तो यानी false पे जो है किसी और रास्ते से जो है flow करेगा डाटा, और जो है वो true पे कहीं और से। अब condition क्या होती है? A condition is always evaluated as true or either true or false. यानी या तो condition true होती है या false होती है। ले जी, तो 7वां जो है अपना एग्जांपल देखते हैं, क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ये जो वेदर है, ये वेदर मौसम नहीं है, ये जो वेदर है इसका मतलब होता है आया के, ठीक है। टू डिटरमाइन यानी कि पता लगाना है कि आया के ये नंबर, जो भी आपने नंबर एक यूजर से लेना है और उसका पता लगाना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। चले जी, तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल, हम स्टार्ट के लिए जो है रेक्टेंगल शेप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यूजर से नंबर मांगेंगे, इनपुट नंबर n, पैरेललोग्राम इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग के लिए अब चेक करने का एक ही तरीका है जी। हमारे पास एक मॉडुलस ऑपरेटर हमने पढ़ा था। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? देखो, मॉड में हम करते क्या है? इंटीग्रल डिवीजन करते हैं। इंटीग्रल डिवीजन मतलब कि जब भी 2 से हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा जीरो बचता है, ठीक हो गया। आंसर जो है, रिमाइंडर जो है वो जीरो आता है। और अगर वो इवन नंबर नहीं है, ऑड होगा, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करें जी, आप 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, इंटीग्रल डिवीजन करनी है, ठीक है। तो 13 का मॉड लेते हैं 2 से, तो 1 बचेगा, ठीक है ना। एंड पे डिवाइड होने के बाद 1 ही बचेगा, क्योंकि 13 को डिवाइड करें तो 2 6 दा 12, नीचे 1 बच गया। इसी तरह से अगर आप सपोज करें 18 को डिवाइड करते हैं, इवन नंबर है, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, या कोई भी नंबर होगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे, एंड पे 0 बचेगा, यानी 2 9 दा 18 आएगा, तो एंड पे क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, ठीक है ना। यानी आपने पॉइंट में नहीं जाना। रिमाइंडर मतलब मॉड में हम इंटीग्रल डिवीजन करते हैं, पॉइंट से पहले पहले डिवाइड करते हैं। सो रिमाइंडर इक्वल n मॉड 2, तो n का मॉड लेंगे 2 से, जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी। सो अब उसके ऊपर हमने कंडीशन लगाई है, डायमंड शेप आ गया। इज रिमाइंडर इज जीरो, मतलब कि क्या रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है? अगर तो यस है, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर, जो भी नंबर है n इज इवन, ठीक है।
और अगर जो है वो नहीं है, मतलब कि 1 होगी ऑफ कोर्स, तो हम कहेंगे कि प्रिंट n इज ऑड। तो हमेशा आउटपुट आपने शो करवानी है तो पैरेललोग्राम इस्तेमाल होगी और उसके बाद एंड आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो इसको खत्म कर। अब यहाँ पर एक एक छोटा सा मिस्टेक मेरे हिसाब से है। वैसे तो ये क्लियर है, मामला ये भी ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दो लाइनें काट नहीं रही है एक दूसरे को। यहाँ पर वो सर्कल, वो कनेक्टर आना चाहिए था। ठीक है, ये एक मिस्टेक है। मे बी आने वाली बुक्स में, चूंकि ये पहला वर्जन आया है, पहले वर्जन में जो है पहली बार बुक छपी है, इसमें एरर्स, गलतियां वगैरह आएंगी। सो बहरहाल आप चाहते तो यहाँ पर वो दायरा लगाकर, यानी ये वाली इनपुट इधर आती दायरे में, ये वाली इधर आती और यहाँ से दायरे से ये निकलती। ये असल चीज है। बहरहाल उन्होंने नहीं किया तो आपके लिए ये भी ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन मना है। फ्लो लाइंस आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। लेकिन 7 नंबर भी हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जी 8 के पास। जिसको ज्यादा दिल करे वो सारी थ्योरी पढ़ सकता है, वैसे मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। चले जी 8 नंबर पे क्या है जी, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। 3 नंबर लेने हैं और बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 में से बड़ी। ठीक है, तो आपने ऐसी सिचुएशन बनानी है कि कोई भी नंबर बढ़ाओ वही हमेशा जो है एंड पे आए। ले जी हमने यूजर को कहा 3 नंबर एंटर करो, और 3 नंबर्स के लिए को स्टोर करवाने के लिए हमने 3 मेमोरी लोकेशंस लिए, उनके नाम खुद से रखे हैं, N0, N1 और N2। ABC भी रख सकते थे, आपकी मर्जी। तो इनपुट ले रहे हैं तो आपने पैरेललोग्राम लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया, खुद से एक और मेमोरी लोकेशन लिया जिसका नाम रखा लार्ज, और उसके अंदर हमने N0 की वैल्यू डाल दी। पहली वैल्यू हमने सीधी लार्ज में डाल दी। उसके बाद हम लार्ज को चेक करेंगे N1 से कि आया कि N1 की वैल्यू अगर बड़ी है लार्ज से, अगर N1 की, क्योंकि N लार्ज में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 0 पड़ी हुई है, N0। सो अगर N1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है तो क्या करो, लार्ज में N1 डाल दो, और अगर नहीं बड़ी तो दूसरा चेक कर लेंगे। ठीक है ना, अगर लार्ज की वैल्यू बड़ी नहीं है, ठीक है, अगर लार्ज की वैल्यू बड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहां से ये क्रॉस होकर इधर आ जाएगा, यानी ये काम नहीं होगा। अच्छा, फिर दोबारा लार्ज को अब हमने जो है N2 से चेक करना है। सो N2 ग्रेटर देन लार्ज, अगर तो ये यस है तो क्या करेंगे, लार्ज के अंदर N2 डाल देंगे। और अगर नो है, अगर मतलब सपोज करते हैं N0 ही सबसे बड़ी है, तो ये नो होगा और हम प्रिंट करवा देंगे लार्ज। ठीक है, तो हर हाल में हमने प्रिंट लार्ज को ही करवाना है, क्योंकि अगर इधर से भी आएगा तो लार्ज के अंदर चलते चलाते बड़ी वैल्यू ही हर बार आएगी। तो इसको आप जरा गौर कर लें। हमेशा हर बार हम क्या करेंगे, लार्ज को ही प्रिंट करवाएंगे। देखे ना, ये तीनों वैल्यू इधर से आ रही हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि N1 बड़ी है, N0 और N2 जो है वो छोटी है, N1 बड़ी है, तो क्या होगा, हमने N0 लार्ज में डाली, यहाँ पे ये यस हो जाएगा, तो ये N1 लार्ज में आ गई। अब यहाँ पर मुकाबला होगा लार्ज का, यानी N1 का और N2 का। सो N2 यहाँ पे छोटी है तो नो होगा, तो लार्ज फिर से आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और अगर N2 बड़ी है तो यहाँ पर ये हम N0 इसमें डालेंगे, तो लार्ज के यहाँ पे मुकाबला होगा तो वो हार जाएगा। और उसके बाद लार्ज जो है इधर से नहीं इधर आएगा, और इधर जब ये जीतेगा तो ये लार्ज में N2 की वैल्यू, यानी तीनों तरीकों से, यानी N1, N2 या N0 में जो भी वैल्यू बड़ी होगी हमेशा वो लार्ज में आएगी, और हम हमेशा हर बार लार्ज को ही प्रिंट करवाएंगे। ठीक होगी बात जी। उसके अलावा वो कह रहा है जी फ्लो चार्ट को हम किसी भी तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो ये भी तरीकाकार है। स्टार्ट कर रहा है वही चीज, इनपुट ABC, अगेन जो है वो चेक किया जा रहा है कि क्या A बड़ा है B से। अगर A बड़ा है B से, यस है, तो अब A और C का मुकाबला होगा। ठीक है ना, और यानी N1, N2, N3 की जो N0, N1, N2 जो था ना, उसको ABC में कन्वर्ट कर दिया। तो नाम कुछ भी रख सकते हैं हम मेमोरी लोकेशन के। ठीक है, मेमोरी लोकेशन के नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे सपोज करें कि जो है जो है A वो छोटा है, तो ये नो हो जाएगा। अब B और C का मुकाबला होगा तो आउटपुट में B आ जाएगा। तो ये भी एक तरीकाकार है, लेकिन ये टफ है। मैं समझता हूँ आपको ये ऊपर वाला ही करना चाहिए, सिंपल A ही याद करें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगला कौन सा हमारे कोर्स में, चेक कर लेते हैं स्मार्ट सिलेबस में। 1 4 6 7 8 हो गया, और उसके बाद 11 है जी। तो 11 को देख लेते हैं। 11 नंबर एग्जाम्पल हमारे कोर्स में अब आखिरी। 9 आ गया, 9 नहीं है हमारे कोर्स में, 10 भी नहीं है, और उसके बाद आ गया ये 11। ले जी, क्या करना है जी, टू इनपुट आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर 5 नंबर आपने लेने हैं। इनपुट 5 वैल्यूज 1 बाय 1 एक एक करके लेने हैं। डिटरमाइन इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन, यानी एक एक करके आपने 5 नंबर लेने हैं। 5 नंबर, वो 5 नंबर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके लेने हैं। ठीक है, और उन पांचों को पता लगाना है कि वो इवन है या ऑड है। फिर स्टार्ट किया, उसके बाद काउंट नाम की एक मेमोरी लोकेशन ली, उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख दी। ठीक है, काउंट नाम का एक मेमोरी लोकेशन लिया, उसमें वैल्यू रखी 0। उसके बाद अब इनपुट नंबर n, यानी यूजर से हम नंबर मांग रहे हैं। ठीक है,
यूजर से हमने नंबर मांगा, तो जो भी नंबर वो देगा, सपोज करें 15 देता है, हमने 15 के बाद जो है 15 के कंसेक्यूटिव जो नंबर है ना वो काउंट करने हैं, यानी 15 16 17 18 19 20 या लेस में करेंगे। सो इंक्रीज काउंट बाय 1। उसके बाद जब भी जो भी वैल्यू आएगी उसकी जो है हमने उसमें हर बार एक वैल्यू ऐड करवा देनी है। ठीक हो गया? ये प्रोसेस करना है। और यानी जो भी नंबर सपोज करें उसने 15 एंटर किया है, एन की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है एन का मॉड लें आप 2 से, ठीक है? एन का मॉड हम 2 से लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा, आपको पता है रिमाइंडर हमें बता देगा कि अगर तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमें बात क्लियर हो जाएगी कि जनाब ये इवन नंबर है, ठीक है? तो अगर तो ये येस है तो हम कहेंगे प्रिंट एन इज़ इवन, और अगर तो नो है तो हम कहेंगे कि एन की वैल्यू ऑड है। ठीक हो गया? उसके बाद हम काउंटर लगाया हुआ है हमने कि काउंट इज़ 5, जब तक कि 5 वैल्यूज़ 5 बार ये अमल चलेगा, यानी हर बार वैल्यू बढ़ती जाएगी ना और उसको हम चेक करेंगे, ठीक है? तो यानी 15 पे चलेगा, 16 पे चलेगा, 17, 18, 19, 20 पे चलेगा, और जैसे ही वो 5 वैल्यू उसकी पूरी हो जाएगी, काउंट काउंट की वैल्यू, देखिए ना काउंट नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम वैल्यू 1 कर रहे हैं। हर बार जब भी आएगा काउंट की वैल्यू, यानी ये काउंटिंग की जा रही है कि 5 नंबर जो है वो पूरे हो गए हैं या नहीं हुए। ठीक है ना? तो हर बार यूज़र अपनी मर्ज़ी का नंबर एंटर करेगा, इनपुट नंबर यानी यूज़र नंबर एंटर करेगा और काउंट की वैल्यू काउंटर जो है उसको काउंटिंग करेगा 1 2, यानी सॉरी, शुरू में मैंने आपको बताया था कि 15 के बाद 16 17 ऐसे नहीं होगा। यूज़र अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 नंबर एंटर करेगा। 15 किया उसके बाद 25 करे, 26 करे, 50 करे, 45 करे। वो यहाँ पे काउंटर ने 5 जो है काउंट करने हैं, जैसे ही वो 5 वैल्यूज़ पूरी हो जाएँगी, ठीक है? तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है? और जब तक मीन 2 पे, 3 पे ये चलता रहेगा और बार-बार ऊपर से मामला फिर से नए सिरे से स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है? तो जैसे ही वो काउंट नंबर एंटर होगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर इस तरीके से वो उसका चेक करेगा, येस, नो करके आंसर देगा, फिर ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। ठीक है जी? आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।